को लेकर, उनके जवाबों को लेकर और कैसे आप उन टॉपिक्स के जरिए अपने निवेश को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और सीधे सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं। अलग अलग माध्यम आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेंगे ही। आप आस्क आवाज योर मनी हैशटैग यूज़ कर सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000 पर और सीधे सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे एक अलग टॉपिक पर, वो है एसेट एलोकेशन का। एसेट एलोकेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं क्योंकि ये उम्र के साथ बदलते रहता है, आपकी प्रायोरिटी के साथ बदलता रहता है और जैसे जैसे आप जर्नी आगे बढ़ाते हैं ये बदलता रहता है। तो इसलिए हमने हेमंत सर से पूछा कि कैसे कैसे इसका एलोकेशन होना चाहिए और एक आइडियल क्या सिचुएशन है कि कितना आपके पोर्टफोलियो में किस एसेट की ज़रूरत है। हेमंत सर, जब बाज़ार में ज़ोरदार तेज़ी होती है तो सबको ऐसा लगता है कि इक्विटी पोर्टफोलियो ही हमारा होना चाहिए पूरा का पूरा, डेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन तभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है डेट के फंड्स की भी। इस समय पर एलोकेशन बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने सोचा कि आपसे बात की जाए एसेट एलोकेशन को लेकर। आप बताइए कितनी ज़रूरत आपको लग रही है इस समय के बाज़ार को देखते हुए, कौन कौन से फैक्टर्स को हमें तवज्जो देना चाहिए और किस तरह का एलोकेशन होना चाहिए ओवरऑल। इस सुमित आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डिफरेंट एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी हो गया, डेट हो गया या गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, उसमें किस तरीके से हम एलोकेट करें ताकि हमारे पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन हो और हमारी जरूरत के हिसाब से हमारा जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से हमारा एसेट एलोकेशन हो। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जब बाजार चढ़ता है तो हम सभी चाहते हैं कि जितना ज्यादा फायदा हो सके उतना हो, तो ऑब्वियसली कोशिश यही रहती है कि जितना पैसा हम इक्विटी में डाल सकें। और जब गिरता बाजार है, जबकि बहुत अच्छा मौका भी हो सकता है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए, तब हम डेट की तरफ जाते हैं। तो आई थिंक किसी भी निवेशक के लिए मैं कहूंगा कि सबसे पहला कदम जो है जब आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करते हो वो होता है एसेट एलोकेशन। अब उसको हम करें कैसे, ऑब्वियसली और उससे पहले मैं थोड़ा एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि एसेट एलोकेशन जो है आपके पोर्टफोलियो में आपको बताता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं। यानी अगर आपकी इच्छा है कैपिटल ग्रोथ की तो वो आपके पोर्टफोलियो में दिखनी चाहिए और वो दिखेगी आपके एसेट एलोकेशन के द्वारा। तो कहीं ना कहीं वो आपको बताता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो अपने पोर्टफोलियो में और कितना रिटर्न आप अपने पोर्टफोलियो से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब जैसा मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि हम किस तरीके से इसको डिसाइड करें। देखिए, दो तरीके होते हैं। एक होता है थंब रूल, जिसमें ये कहा जाता है कि 100 माइनस योर एज जो है वो उसका जो भी आपका सम होता है वो आपका पैसा इक्विटी में हो। यानी अगर आप 25 साल के हैं तो अगर 100 माइनस 25 तो 75% पैसा आपका इक्विटी में हो। अगर आप 60 ईयर ओल्ड हैं तो 100 माइनस 60 यानी 40% पैसा आपका इक्विटी में हो। लेकिन ये थंब रूल है। थंब रूल किसी प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता है, लेकिन वो आपके लिए सही सोल्यूशन नहीं होगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पे आपकी पर्सनल सिचुएशन को, आपके गोल्स को, आपके टाइम होराइजन को नहीं देखा जाता। तो मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका एसेट एलोकेशन चुनने बनाने का वो ये है कि आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करें। यानी अपने गोल्स को आप डिफाइन करें कि मेरे एकदम शॉर्ट टर्म के गोल कैसे हैं, नियर टर्म के गोल कैसे हैं, मीडियम टर्म के गोल कैसे हैं और लॉन्ग टर्म के गोल कौन से हैं। उस हिसाब से अपनी एसेट एलोकेशन कीजिए। तो ऑब्वियसली अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, एक तो आपके पास लंबा समय है इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए और इक्विटी जो है लॉन्गर टर्म में हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। दूसरा, अगर आप एसआईपी से मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो डर है आपका वोलेटिलिटी का वो भी काफी हद तक कम होता है। मीडियम टर्म में करें तो एक मिक्स होना चाहिए इक्विटी और डेट का। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका फोकस जो है वो कैपिटल सेफ्टी के ऊपर होगा। वहां पे डेट जो है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब आप इस तरीके से एसेट एलोकेशन करते हैं तो आप देखेंगे कि आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में तो हैं, लेकिन आप अपनी जरूरत, अपने रिस्क प्रोफाइल और अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपने अगर एसेट एलोकेशन किया है तो मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। नॉर्मली कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि इन्वेस्टर्स सीधे सीधे फंड के ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसा आपने पहले भी कहा शुरुआत में कि इक्विटी अच्छा करा तो इक्विटी फंड में चले गए, इक्विटी में भी अगर थीमेटिक सेक्टर फंड अच्छा करे तो वहां चले गए। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि या तो आप जरूरत से ज्यादा रिस्क ले रहे हो या फिर अपने पोर्टफोलियो को मंदी के समय में इतना कंजर्वेटिव बना रहे हो कि लॉन्ग टर्म में आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे। तो आप अपनी जरूरत, अपने टाइम होराइजन, अपने गोल के हिसाब से अगर आप एसेट एलोकेशन करें तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी आपके प्रोसेस की। वो इंश्योर करेगी कि आपको जो सक्सेस लॉन्ग टर्म में मिलनी चाहिए वो आपके पोर्टफोलियो से मिलेगी।
तो देखिए हेमंत सर, बहुत सारे तरीके तो निवेशक को खुद ही तय करने होंगे, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड तरीके होते हैं उसमें जो टेक्निकल तरीका होता है या फिर अदरवाइज एक बाकी चीज़ों के आधार पर आप एसेट एलोकेशन करते हैं, सो इस तरीके के हिसाब से हम कैसे मान के चलें, क्यों ज़रूरी है, क्या तरीके हैं ये? देखिए, कुछ जैसे जैसे हमने समझा कि एसेट एलोकेशन क्या है, अगर हम उनकी स्ट्रेटेजीज की बात करें तो देखिए एक दो तीन डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं एसेट एलोकेशन की। एक होती है कि स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, जहां पे आप अपनी एसेट एलोकेशन, जैसा मैंने कहा, अपने समय, अपने टाइम होराइजन के हिसाब से डिसाइड करते हो और आप उसको फिक्स रखते हो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। मतलब जो आपका जो डिफाइंड टाइम होराइजन है उसमें आप उसको फिक्स रखते हैं। तो मान लीजिए ओवरऑल आपकी एसेट एलोकेशन मान लीजिए 60% इक्विटी और 40% डेट अगर बैठती है, तो अगर आप 8 या 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उसको मेंटेन करते हो। जब भी उसमें आपको बदलाव दिखेगा तब आप कोशिश करते हो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके वापस ओरिजिनल एसेट एलोकेशन के पास लाएं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझना ये है कि आपको हर छोटी मोटी वेरिएशन के समय में आपको रीबैलेंस नहीं करना है। कम से कम 10% का वेरिएशन हो, यानी अगर इक्विटी 60 से 70 गई तब ही आप उसको 60 पे लाएंगे, या अगर 60 से 50 हुई तभी आप उसको चेंज करेंगे। तो ये हो गया स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। फिर होता है टेक्निकल एसेट एलोकेशन, उसको बोलते हैं, जो ब्रॉडली आप फॉलो यही करते हैं फिक्स्ड, लेकिन अपनी फ्लेक्सिबिलिटी ये रखते हैं कि अगर आपको लगे कि मार्केट में मौका है तो कुछ हिस्सा पोर्टफोलियो का आप इक्विटी में और बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगे कि मार्केट में आगे जाके कुछ गिरावट होने के अंदेशा है तो आप उसको कम कर सकते हो। तो इसको हम कहते हैं टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। लेकिन यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि आपकी समझ, आपकी टाइमिंग वो सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर ये ऑब्वियसली आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है। फिर होता है डायनामिक एसेट एलोकेशन, जहां पे आप कोई फिक्स नहीं करते, आप सिर्फ मार्केट के हिसाब से चलते हैं, उस हिसाब से अपनी एलोकेशन को चेंज करते हैं। ये जाहिर सी बात है, जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, जो बड़े निवेशक हैं, जो इसके रिस्क को समझते हैं कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उन्हीं के लिए, एक आम निवेशक के लिए नहीं है। तो ये डिफरेंट एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजीज हैं जो इन्वेस्टर को ये समझने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो लॉन्ग टर्म में और अपने डिफरेंट टाइम होराइजन के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा आपके लिए स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन है। आप उसको फिक्स रखिए, जरूरत पड़े तो उसको रीबैलेंस कीजिए, और रीबैलेंस करने की भी थोड़ी स्ट्रेटेजी बनाइए। तो एसेट एलोकेशन की इंपॉर्टेंस और सही स्ट्रेटेजी दोनों ही किसी भी निवेशक के लिए पोर्टफोलियो बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों तरह की जो रणनीतियां हैं उनको बनाना बहुत ज़रूरी है और उसके हिसाब से ही आप अपने फैसले ले सकते हैं। चलिए आगे बातचीत करेंगे इसके ऊपर, लेकिन अब कुछ दर्शकों से भी बातचीत कर लेते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, दिनेश शर्मा साहब हैं, शिमला से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। शर्मा साहब नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार शर्मा साहब, क्या हाल चाल है शिमला के? मैं ये जानना चाह रहा था सर, मेरे पास मैं डिफरेंट एसेट्स में, डिफरेंट म्यूचुअल फंड में 15,000 की SIP लगा रखी है सर। ठीक है। जिसमें मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप में 2000, कोटक गोल्ड में 1000, SBI कॉन्ट्रा 2000, SBI मैग्नम मिड कैप में 1000, SBI एनर्जी 1000 सर, BNB परिवार फ्लेक्सी कैप है सर 1000 का, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 2000, HDFC स्मॉल कैप 1000, सिल्वर ETF 1000 एंड NPS में 3000 का है सर। टोटल्स टू 15,000। मेरा होराइजन 15 साल के आसपास का है, तो मैं 1 से 1.5 करोड़ के आसपास का अपना कॉर्पस चाहता हूं। तो क्या ये मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूं या मुझे कुछ इसमें मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है सर? तो शर्मा साहब, अगर समय रहते आपको ये राय दी गई कि आप थोड़ा और निवेश बढ़ाइए अपना, तो क्या आप निवेश बढ़ाने के लिए सक्षम हैं? स्टेप अप कर सकते हैं? जी मैं कंफर्टेबल हूँ। ठीक है। तो टॉपअप्स कुछ हो इसमें, कि टॉपअप किसी में डालना हो या किसी को मॉडिफाई करना हो, तो मैं इसके लिए कंफर्टेबल हूँ सर। ठीक है। एक और बात, आपने इतने सारे जो फंड्स हैं उनका चुनाव क्यों कर रखा है? कि SIP आपकी 12,000 के, लेकिन आपने फंड बहुत सारे चुन रखे हैं, कोई खास वजह है क्या? सर एक्चुअली पहले मेरा जो 70% एलोकेशन है इन फंड्स में, वो मैक्सिमम HDFC में मिड कैप अपॉर्चुनिटी और सिल्वर ETF में है सर, मैक्सिमम जो है। ओके। और बचा हुआ 30% मैं धीरे धीरे इसमें ऐड ऑन करता गया, जो भी मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखता गया इनके। ओके। जो भी थे सर। चलिए, तो हेमंत सर, सारे डायरेक्ट प्लान है सर। ओके हेमंत सर, इनका जो फंड्स का आपको जो तमाम सूची है वो आपको भेजी गई है। 12,000 रुपये के आसपास की SIP है, 3,000 रुपये का NPS में मंथली निवेश है, 15 साल में 1.5 करोड़ का कॉर्पस आ रहा है, इसे स्टेप अप भी कर सकते हैं। सो ये तो इतना बड़ा टारगेट नहीं है, जो ये इजीली अचीव कर भी सकते हैं। लेकिन फंड्स को लेकर आप क्या राय रखोगे? क्योंकि बहुत सारे नाम हैं और उनमें बहुत छोटी छोटी SIP है, कुछ कंसोलिडेशन करना चाहिए क्या? ना
जी बिल्कुल। आई थिंक इससे पहले कि हम फंड्स की बात करें, कंसोलिडेशन की बात करें, तो पहले देखते हैं कि इनका जो टारगेट है वो पूरा होगा कि नहीं। इनके पास समय है करीब 15 साल का, तो काफी लंबा समय है अभी भी। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 है, तो और उसमें 9 म्यूचुअल फंड है और एक एनपीएस है, तो कुल मिला के 10 फंड में इनकी जो है इन्वेस्टमेंट हो रही है। अगर मैं ओवरऑल 12% का अगर मैं रिटर्न मान के चलता हूँ, तो उनकी जो एसआईपी का अमाउंट है वो 26,000 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे गैप है 11,000 का, जो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जितना इनको करने की जरूरत है। फॉर्चुनेटली जैसा मैंने कहा कि इनके पास समय है 15 साल का। इनके पास दो तरीके हैं, या तो वो 11,000 से अपनी एसआईपी बढ़ाए, वो अगर वो उनके लिए वो मुश्किल है, तो एक और तरीका ये है जिसका जिक्र आपने भी किया कि स्टेप अप कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप 10% से अपनी एसआईपी ये बढ़ाएं हर साल, तो भी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो मुझे लगता है वो शायद एक आसान तरीका होगा उनके लिए, बजाय इसके कि मैं भी पूरा पूरा अमाउंट वो एक साथ बढ़ा दें। तो डेफिनेटली उनको अमाउंट बढ़ाने की जरूरत है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। अब इनके पास 9 म्यूचुअल फंड्स हैं और एक एनपीएस है। मुझे लगता है जो उनकी करंट इन्वेस्टमेंट है, इवन इफ आई कंसीडर कि वो मान लीजिए 10% से बढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली फंड कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है फंड्स ज्यादा है, इसको कम करें, इसको कंसोलिडेट करें, तो ताकि उससे क्या होगा कि मॉनिटरिंग अच्छी होती है और पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस भी जो है ओवरलैप ना होने की वजह से थोड़ी बेहतर होती है। तो एनपीएस में ऑब्वियसली 3,000 है, वो अपने इन्वेस्ट करते रहें। उसके अलावा मुझे लगता है 3 फंड अगर वो रखें, तो जैसे एसबीआई कॉन्ट्रा इनका एग्जिस्टिंग फंड है। अब क्योंकि हम फंड्स कम कर रहे हैं तो अमाउंट चेंज होगा, वहां पे ये 4,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। एचडीएफसी मिड कैप है इनके पास, वहां पे भी वो 4,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक फ्लेक्सी कैप फंड मैं चाहूंगा कि वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, जो एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप हो सकता है, जिसमें वो 4,000 की इन्वेस्टमेंट करें। तो कुल मिला के 3 म्यूचुअल फंड और एक एनपीएस, ऐसे अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप 10% से बढ़ा रहे हैं हर साल, तो इसी प्रपोर्शन में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहिए। तो कुछ कुछ फेरबदल की बातचीत, थोड़ा सा कंसोलिडेशन की ज़रूरत और थोड़ा सा स्टेप अप की ज़रूरत है। ये कुछ बदलाव हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपने गोल्स को आप इजीली अचीव कर सकते हैं। दिनेश जी, आपके लिए राय थी। अब एक मेल भी आया है, ईमेल आया है कमलेश वर्मा साहब का। ये बिहार से ईमेल भेजा इन्होंने। इनकी 7,000 रुपये के आसपास की एसआईपी चल रही है। ये 10 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे, ये इनका पहला सवाल है। 10 साल के लिए निवेश सही है या नहीं, ये इनका दूसरा सवाल है। और किस फंड से इनको रहना चाहिए, किस फंड में से इनको निकल जाना चाहिए, ये इनका तीसरा सवाल है। हेमंत सर, 2-3 चीज़ें इसमें मैंने भी ऑब्जर्व किया। एक, इनका स्मॉल कैप 2 है, यानी 5 में से 2 फंड स्मॉल कैप है, तो मोर लेस 50% का जो निवेश है स्मॉल कैप में है। और दूसरा, 10 साल का समय म्यूचुअल फंड के लिए, वो भी तब जबकि बाजार ऑल टाइम हाई पर है, शायद पूरी तरह से सक्षम होगा नहीं। आप क्या राय रखते हैं? हाँ जी, आई थिंक समय मुझे लगता है जो इनके पास उन्होंने अपने आप को दिया है 10 साल का, वो अच्छा है इक्विटी में एसआईपी से इन्वेस्ट करने के लिए। ऑब्वियसली हम इस समय ऑल टाइम हाई मार्केट्स में है, बट अच्छी बात ये है क्योंकि आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हो, तो आप एक पर्टिकुलर लेवल पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। मार्केट में हमेशा मूवमेंट रहेगी, हमेशा अप्स एंड डाउन रहेंगे, तो उसका फायदा आपको ओवर द लॉन्गर टर्म होता है। तो अगर हम ये मान के चले कि इनकी जो 7,000 की जो इन्वेस्टमेंट है, वो अगर ये अपने टाइम होराइजन पे 10 साल तक कंप्लीट करें, तो करीब करीब 16 लाख का एक कॉर्पस बना पाएंगे 10 साल के बाद। अब जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें 2 स्मॉल कैप फंड है, एक टाटा डिजिटल फंड है। तो किसी भी निवेशक के लिए इतना छोटा सा अमाउंट अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो आप ना बनाइए। यस, ये मानता हूं मैं कि आपको डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में आपके पास एक्सपोजर होना चाहिए, बट उसका लगता है मुझे अच्छा तरीका है कि किसी एक आप अच्छे मल्टी कैप फंड में चले जाएं। जैसे अगर मैं एक आपको फंड की बात करूं, जैसे कोटक मल्टी कैप फंड है, अपनी कैटेगरी का बहुत ही बेहतरीन फंड है। मल्टी कैप फंड में मिनिमम 25% एलोकेशन तीनों मार्केट सेगमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में रहती है। तो आपको तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर मिलेगा। और फंड मैनेजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो जो बाकी 25% है, वो जहां पे उनको पोटेंशियल दिखता है उसके हिसाब से इन्वेस्ट करें। तो मुझे लगता है वो एक बेहतर स्ट्रेटेजी है। ईएलएसएस की मैं बात करूं तो इनके पास एपीएसएन टैक्स सेवर है, उससे बेहतर है कि अगर आप एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर रखें, तो वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। और एक और फंड जो इनके पास ऑलरेडी है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, जिसमें अगेन मेजर पैसा जो है वो लार्ज कैप में जाता है और कुछ पैसा जो है वो यूएस मार्केट में भी है, तो वहां से आपको थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा। उसमें आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए। तो 2 जो डाइवर्सिफाइड फंड है उनमें 3,000 रुपए, और एक जो ईएलएसएस की एसआईपी है वहां पे आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए। तो इस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो कंसोलिडेशन होगा और जो एग्रेशन आपके पोर्टफोलियो में अभी दिख रहा है वो थोड़ा कम होगा। तो कहते हैं कहीं ना कहीं, जैसे हम कहते हैं ना
कि रिस्क और रिवॉर्ड में बैलेंस आए। तो थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत और रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा बेटर साइड पे आप हो जाएगा अगर आप फंड्स के अंदर थोड़ा बदलाव करते हैं और स्मॉल कैप पे जो ओवर एक्सपोजर है उसे थोड़ा कम कर लेते हैं। तो एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। हेमंत सर हमारे साथ बने रहेंगे। एसेट एलोकेशन में तो बातचीत चली रही है, साथ ही साथ कुछ और सवालों को भी शामिल करेंगे। छोटे से ब्रेक के उस बाद सवाल पूछा, इनकी उम्र 44 साल है, 10 से 15 हज़ार रुपए की SIP करनी है, 16 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, इसमें बेटी की पढ़ाई और रिटायरमेंट दोनों इनके प्लान हैं। क्या कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे, लंबी अवधि के लिए कौन से फंड सही रहेंगे? तो हेमंत सर, यहाँ एक सवाल उठता है, क्योंकि शेयर बाज़ार में जो बढ़िया तेज़ी आई है, इस तेज़ी में सबका इंटरेस्ट भी जग जाता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वो जब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते तो इंटरेस्ट उठ जाता है म्यूचुअल फंड के जरिए। सो 90% लोगों के मन में वही धारणा होगी वो किसी इक्विटी बेस्ड फंड के साथ ही शुरुआत करें। आप क्या राय दोगे कि अभी नया निवेश करने जा रहे हैं, 44 साल इनकी उम्र है, अगले रिटायरमेंट तक के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और बेटी की पढ़ाई दूसरा इनके लिए गोल रखा है इन्होंने, कैसे एलोकेशन होना चाहिए अगले 16 साल के लिए इनका? देखिए, पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम होराइजन। जैसा उन्होंने कहा कि इनके पास 16 साल का समय है, काफी लंबा समय है। देखिए क्या होता है कि जब आप ये जो कुछ इंपॉर्टेंट गोल होते हैं ना, जैसे रिटायरमेंट हो गया या बच्चों की एजुकेशन हो गया, तो अमूमन जो है इन गोल्स के लिए आपको बड़ा कॉर्पस बनाने की जरूरत पड़ती है। अगर आप समय रहते अपने इस प्रोसेस को शुरू करें तो क्या होता है, अगर आप 100% इक्विटी में भी इन्वेस्ट करें और क्योंकि आप एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल पे आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। हम जानते हैं, हमने देखा है मार्केट में कि ओवर ए लॉन्गर पीरियड इक्विटी जो है काफी अच्छा परफॉर्म करती है। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस तरीके से समय समय पे जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है उसको आप कैसे मैनेज करते हो। तो सबसे अच्छा तरीका उसको मैनेज करने का होता है जब आप एक डिसिप्लिन तरीका यानी SIP से इन्वेस्ट करते हो। तो हर महीने अगर आप मान लीजिए 2-3 डिफरेंट डेट्स के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो विद इन मंथ जो वॉलेटिलिटी है, ओवर ए लॉन्गर पीरियड जो वॉलेटिलिटी है, एवरेजिंग के द्वारा, क्योंकि आप डिफरेंट लेवल्स पे इन्वेस्ट करते हो, तो जो इक्विटी का जो रिस्क है शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में वॉलेटिलिटी का, वो काफी हद तक कम ही नहीं होता है। इनफैक्ट मुझे लगता है वो आपके फेवर में इसलिए काम करता है क्योंकि आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो नीचे आती है। तो अगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन्वेस्ट करें, बहुत क्लैरिटी है आपके पास टाइम होराइजन की, तो मुझे लगता नहीं कि आपको मार्केट लेवल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव डिसिप्लिन तरीके का इन्वेस्ट करने का वही है कि आप किसी पर्टिकुलर लेवल पे आप कमिट नहीं करना चाहते। तो अगर आप इनके गोल की बात करें, 15,000 भी अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं 16 साल तक, जैसा इन्होंने कहा, तो करीब 88 लाख यानी 88 लाख का कॉर्पस जो है वो बना पाएंगे। अब ये भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि एक तो ये पहले 16 साल तक अपना प्रोसेस कंटिन्यू करें, दूसरा ऐसे फंड चुने कि तीनों मार्केट सेगमेंट में उनको एक बैलेंस तरीके से एक्सपोजर मिले। तो एक मल्टी कैप फंड, हमने इसकी पहले भी बात की, कोटक मल्टी कैप फंड 5,000 रुपीज, और एक लार्ज एंड मिड कैप जहां पे मिनिमम 35% दोनों सेगमेंट में इन्वेस्ट होता है और बाकी 30% जो फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं। तो वहां पे HDFC लार्ज एंड मिड कैप, उसके अंदर 5,000 इन्वेस्ट करें, और एक फ्लेक्सी कैप फंड जिसके मैंने पहले थोड़ी देर पहले बात की, HSBC फ्लेक्सी कैप फंड, जहां पे आप 5,000 इन्वेस्ट करते हो। यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली जो पैसा है वो लार्ज कैप में जाएगा। तो आई थिंक एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, तीनों फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। शुरुआत कीजिए, हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जो कमिटमेंट है 16 साल की वो इक्विटी एज एन एसेट क्लास पे है। फंड पे समय समय को देखते रहिए, जल्दबाजी में आपको बदलाव नहीं करना, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि आपके जो पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं वो परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। तो पोर्टफोलियो में जो आपके फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पे आप ज़रूर नज़र रखिए, रिव्यू बेसिकली आप करते रहिए, और साथ साथ एक समय दीजिए। आपको कॉर्पस ही बताया गया कि आप किस तरह का एक कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। अब एक सवाल और ईमेल के जरिए आया है, दिल्ली से आया है, निखिल जी का सवाल है। इनका करीब 6,000 रुपये के आसपास का SIP है, पोर्टफोलियो की वैल्यू रफली 2.5 लाख के आसपास है। ये 1 करोड़ का लक्ष्य साध कर चल रहे हैं और ये कब तक पूरा हो सकता है, ये इनका सवाल है। पोर्टफोलियो और फंड का रिव्यू ये मांग रहे हैं। और अगेन एक जो ऑब्जर्वेशन मेरा यहाँ पर भी है कि इन्होंने भी फंड्स के एलोकेशन तो ठीक किए हैं, फ्लेक्सी कैप भी है, मल्टी कैप भी है और फार्मा फंड भी है, स्मॉल कैप फंड भी है। सो इनके एलोकेशन तो सही हैं, लेकिन अवधि को लेकर थोड़ा ये इनको क्लैरिटी नहीं है। आप क्या कहोगे, इसमें क्या करना चाहिए इन्हें, हेमंत सर? देखिए, अगर आप ये देखें कि जैसा उन्होंने कहा कि इनका जो टारगेट है वो 1 करोड़ का है, कितना समय लगेगा वहां तक पहुंचने में जो करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर हम उनकी एलोकेशन भी जो अभी जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है और जो SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो करीब करीब 22 साल लगेंगे इनको
1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो इनको अपना प्रोसेस है वो कंटिन्यू करना है। और जैसे हमने पहले भी बात की कि हो सकता है आपके पास आज कैपेसिटी नहीं हो ज़्यादा इन्वेस्ट करने की, तो या तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा-थोड़ा पैसा आप हर साल बढ़ाते रहें, तो जो आपका जो समय जितना आपको लग रहा है, वो काफ़ी हद तक कम होगा और कॉर्पस भी शायद आप थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना पाएँ। इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक एस्पेक्ट है, मैं यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सारे के सारे फंड जो मुझे दिख रहे हैं, वो निप्पॉन के दिख रहे हैं यहाँ पे। तो किसी भी देखिए कंसंट्रेशन ऑफ एएमसी, चाहे कितने भी अच्छे फंड्स हो किसी भी एएमसी के, तो हमेशा थोड़ा ध्यान रखिए कि आप एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, स्ट्रेटजी है, उसका फायदा उठाइए। मैं चाहूंगा कि ये बदलाव करें इसके अंदर। तो जैसे इनके पास एग्जिस्टिंग फंड है निप्पॉन फ्लेक्सी कैप, उसमें कंटिन्यू करें, वहां पे 2000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 2 अलग से फंड, एक मल्टी कैप फंड जैसे हमने बात की कोटक मल्टी कैप में भी देख सकते हैं उसको 2000 पे, और एक लार्ज एंड मिड कैप है बंदर कोर इक्विटी फंड, जहां पे आप इन्वेस्ट कीजिए। तो आपका जो एलोकेशन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट का वो अच्छा होगा, एग्रेशन पोर्टफोलियो में जो है वो कम हो जाएगा, और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और स्ट्रेटेजी का आपको फायदा होगा ओवर ए लॉन्गर पीरियड। सो आई थिंक कुछ बदलाव, और जैसा मैंने कहा, अगर कोशिश करें अपनी इन्वेस्टमेंट की रकम को अगर धीरे धीरे बढ़ा सकें, तो फिर जो 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 टारगेट 22 साल के बाद अचीव होना है, शायद वो जल्दी हो पाए। तो हेमंत सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। आमतौर पे हमने देखा है कि इक्विटी मार्केट में जब बाज़ार इतने बढ़िया तेज़ी में है, आप अपने फंड का पुराना रिटर्न चेक करते हो, चाहे पीएसयू फंड हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, एवरेज रिटर्न ही आपको कहीं 20 से 30% के आसपास दिख जाएगा एक साल के अंदर। तो सबका सवाल ये रहता है कि बॉन्ड, इक्विटी या एफडी, इनमें पैसा क्यों डालूं, मतलब एफडी और बॉन्ड में पैसा क्यों डालूं, जब जहां पर 8 और 9% ही मिल रहा है, और आपके सामने एक तरफ खड़ा वो तो इन्फ्लेशन को बुरी तरह से कहीं लुढ़क लुढ़क के पास करते हैं, लेकिन यहाँ तो आपको सामने ही सामने 20-25% का एवरेज रिटर्न मिल रहा है। तो मैं क्यों ना जाऊँ उन फंड्स के अंदर, क्यों चुनूँ मैं लॉन्ग टर्म डेट फंड्स? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने अपने शुरुआत में बात की थी एसेट एलोकेशन की, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करो। जैसे हमने बात की कि लॉन्ग टर्म की जो गोल्स हैं, जहाँ पे बड़ा कॉर्पस बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन्फ्लेशन को बीट करें, और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जो आपको वो अलाउ करती है करने के लिए। वहां पे ऑब्वियसली कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं लॉन्ग टर्म में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट में। अगर आप वो करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में डेट रखना है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कुछ सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको किसी इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए वो पैसा चाहिए, तो ऐसे समय में मार्केट कितना भी बुलिश हो, आप ऑब्वियसली ये रिस्क नहीं लेंगे, और नहीं लेना चाहिए आपको, कि आपको लगे चलिए 2-3 साल में मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसका फायदा उठाते हैं। क्योंकि मार्केट में कब बदलाव हो जाए, कब यू टर्न हो मार्केट में, ऐसा कुछ इंसिडेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी फैक्टर हो सकता है जो मार्केट को वोलेटाइल बना सकता है। और क्योंकि आपको एक कुछ फिक्स समय के बाद पैसे की जरूरत है, तो आप ऐसा रिस्क मत लीजिए। लेकिन हाँ, अगर क्लैरिटी है, लॉन्ग टर्म का समय आपके पास, और आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मुझे लगता है, मैं टोटली एग्री करता हूँ, कोई कारण नहीं है कि आप उस समय पे उनको आप डेट रखें। मैंने शुरुआत में भी कहा था, अगर आप अपने गोल्स को अलग अलग डिफाइन करते हैं, शॉर्ट टर्म का पैसा डेट में डालते हैं, मीडियम टर्म का पैसा हाइब्रिड में डालते हैं, इक्विटी और डेट का मिक्स, और लॉन्ग टर्म का इक्विटी में डालते हैं, और आई थिंक वो बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको मौका मिलेगा कि आप वॉलेटिलिटी को ठीक तरीके से हैंडल कर पाए, और अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को और रिफाइन कर पाए, और अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा पाए। तो बिल्कुल अगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू, बजाय इसके कि आप मार्केट मूड को देख के फिर उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर आप जब लंबी अवधि का निवेश चुनते हैं तो उसमें 1 साल का, 2 साल का रिटर्न इतना मायने नहीं रखता, कंसिस्टेंट रिटर्न देना ज़्यादा मायने रखता है। तो उस पर आप ध्यान रखिएगा, इसलिए पूछा भी था ये सवाल। अब हेमंत सर, कौन से टॉप 4 फंड आपने चुने? जी, मेरे टॉप फंड रहेंगे मल्टी कैप में कोटक मल्टी कैप फंड, लार्ज एंड मिड में मुझे लगता है कैटेगरी बहुत ही अच्छी है, जो एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, बंधन कोर इक्विटी फंड, जैसे इन फंड्स का मैंने जिक्र भी किया, और फ्लेक्सी कैप में एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप फंड। ये 4 फंड है। चाहे आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, चाहे आप नए निवेशक हो, इन फंड्स को डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। तो कोटक मल्टी कैप फंड, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड, बंधन का कोर इक्विटी फंड और एचएसबीसी का फ्लेक्सी कैप फंड, ये 4 फंड्स के साथ अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और अपना जो नया पोर्टफोलियो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और आज के जो डाइवर्सिफिकेशन के टॉपिक था उसके ऊपर अपना व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ब्रेक का वक्त है, लेकिन आगे भी सीएनबीसी पर, आवाज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।